खमागणी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं स्क्रीन पर एक लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं जो ध्यान से देखना। यह है वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। इंडियन फ्लैग ढूंढना नहीं पड़ रहा, यहाँ 100 में से 94 सिटीज इंडिया में हैं। कुछ स्टडीज ने बताया है कि दिल्ली में होने वाली हर 7 में से एक मौत यानी 15% ऑफ ऑल डेथ्स सीधे पोल्यूटेड एयर से लिंक्ड है। AQI के हाल तो आपको पता ही है, वो तो कोई छुपाए नहीं छुपते वाले रिकॉर्ड्स हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स वैसे तो साइंटिफिक स्केल 500 पर खत्म हो जाती है, लेकिन लास्ट नवंबर में दिल्ली का AQI 795 तक पहुंच गया था और कुछ जगहों पर तो 1700 तक पीक किया। ये लेवल्स इमरजेंसी कंडीशन से भी बहुत ऊपर हैं। एंड आई एम सॉरी टू से बट कुछ स्टडीज के हिसाब से दिल्ली की हवा की वजह से वहाँ की लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी 8 से 10 साल कम हो रही है। तो पहले इस क्राइसिस का स्केल समझते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है कितना बड़ा। पोल्यूशन सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं है, इसमें स्पेशली बच्चों के तो लंग्स बर्बाद हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज बताती हैं कि दिल्ली में पैदा हुए बच्चों के लंग्स चेन स्मोकर्स जैसे दिखते हैं। ये पोल्यूशन मेनली PM 2.5 पार्टिकल्स की वजह से होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जहां एक इंसानी बाल लगभग 70 माइक्रोमीटर्स का होता है, वहां PM 2.5 उससे 30 टाइम्स ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन इसके अलावा इस टॉक्सिक हवा में PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हैं। अब सवाल ये है कि दिल्ली में ये हर साल का क्या प्रॉब्लम है, हवा इतनी टॉक्सिक क्यों हो जाती है? ये समझने के लिए इसके पीछे की साइंस और ज्योग्राफी को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली एक ज्योग्राफिकल बोल में लोकेटेड है। मतलब आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि वो एंटायर रीजन एयर पोल्यूटेंट्स के लिए एक डीप प्रिजन की तरह है। नॉर्थ में हिमालय पर्वत हैं जिनके ऊंचे ऊंचे पहाड़ एक मैसिव दीवार की तरह हैं। साउथ और वेस्ट में अरावली हिल्स आ जाते हैं। मतलब दिल्ली से पोल्यूटेंट्स रिलीज होते ही ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन रियल गेम चेंजर आता है सर्दियों में, जब एक फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली गर्म हवा जब राइज करती है तो वो पोल्यूटेंट्स को कैरी करके ऊपर उठा लेती है और दूर ले जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है और जो हवा जमीन के पास है वो ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी हो जाती है। अब वो गर्म हवा की लेयर एक लिड या एक सैंडविच लेयर की तरह काम करती है। तो इससे क्या होता है, दिल्ली की मिक्सिंग हाइट यानी कितनी हाइट तक पोल्यूटेंट्स राइज कर सकते हैं, गर्मियों में 1000 मीटर होती है, पर सर्दियों में इस लिड की वजह से वो सिर्फ 100 मीटर रह जाती है। अब क्योंकि पोल्यूशन 1/10 स्पेस में कन्फाइंड हो जाता है तो ऑब्वियसली उनकी कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, अक्टूबर और फरवरी के बीच सीजनल नॉर्थ वेस्टर्नली विंड्स आती हैं और ये विंड्स पंजाब और हरियाणा से क्रॉप फायर्स का धुआं और थार डेजर्ट की मिट्टी अपने साथ लाती है और ये सारा एक्सटर्नल पोल्यूशन सीधे दिल्ली के ज्योग्राफिकल बोल में डिलीवर हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इस बोल में पोल्यूशन डाल कौन रहा है। यहाँ कोई सिंगल कल्प्रिट नहीं है, ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। पहला, ट्रैफिक। दिल्ली में 1.2 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। दूसरे शहरों के कंपैरिजन में ये नंबर कितना ज्यादा है आप खुद देख सकते हो। ये कार्स हर रोज कई टन PM 2.5 पंप करती हैं। दिल्ली की हवा में जहर घोलने में व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन 25 से 41% तक है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट। रोजाना 6500 मेट्रिक टन CND वेस्ट जनरेट होता है। रूल सिंपल है, साइट्स को ग्रीन नेट से कवर करो, डस्ट को उड़ने से रोकने के लिए उस पर पानी स्प्रे करो। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत इजीली किया जा सकता है, लेकिन इतने सिंपल से काम में भी कंप्लायंस रेट 30% से भी कम है, इसलिए रोड डस्ट एक मैसिव प्रॉब्लम है। थर्ड, स्टबल बर्निंग। हर साल मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच जब पीक बर्निंग होती है तब ये अकेला सोर्स दिल्ली के PM 2.5 में 40% तक कंट्रीब्यूट करता है। पंजाब और हरियाणा के किसान लगभग 35 मिलियन टन पैडी स्ट्रॉ जलाते हैं हर साल। लेकिन ये ऑब्वियसली दिल्ली की हवा को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। ये एक्चुअली पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। इस एक्ट ने हार्वेस्टिंग और अगले क्रॉप की प्रिपरेशन के बीच का टाइम विंडो सिर्फ 10 से 20 दिन का रखा हुआ है। अब ऑब्वियसली इतने कम टाइम में स्टबल को जलाना ही किसानों के लिए एकमात्र इकोनॉमिक चॉइस रह जाती है। नो डाउट वायबल सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे पूसा बायो एंजाइम जो 20 से 25 दिन में स्टबल डिस्ट्रॉय कर देता है, या छत्तीसगढ़ मॉडल जहां स्टबल कलेक्ट करके प्रॉफिटेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में तो अभी भी स्टबल को जला ही रहे हैं। फोर्थ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बर्निंग। हम पावर सप्लाई के लिए हेविली कोल पर रिलाई करते हैं। इंडिया के टोटल 280 गीगावाट्स कोल पावर में से सिर्फ 10% प्लांट्स में पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है। जब कोल जलता है तो उसमें से सल्फेट्स निकलते हैं जो इंडिया में दिखने वाले स्मोक का 1/3 ऑफ द पोर्शन हो सकते हैं। तो पोल्यूशन तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं हेल्थ इनइक्वालिटी की। इंडिया में अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, हेल्थ गैप भी बढ़ता जा रहा है। अब जिनके लिए अफोर्डेबल है वो लिटरली साफ हवा परचेज कर सकते हैं। वो हर रूम के लिए 50,000 से 2 लाख तक के एयर प्यूरिफायर्स खरीदते हैं। ऑफिस और बच्चों के स्कूल में सेंट्रल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स और AQI मॉनिटरिंग लगे होते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में एयर प्यूरिफायर मार्केट एक $1 मिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन जो आम लोग हैं उनके पास कोई एयर फिल्टर तो है नहीं,
अब इस जहरीली हवा से बचें तो बचें कैसे, उनके पास क्या चॉइस है। अब जो फूड डिलीवरी वाले हैं फॉर एग्जांपल, वो तो सारा दिन ट्रैफिक में है टू व्हीलर पर। रिक्शे वाले हैं, रोड साइड जिन्होंने छोटी मोटी दुकान लगा रखी है वो हैं। ये पोल्यूशन इन लोगों से लिटरली एक दशक जितनी लाइफ छीन रहा है। पब्लिक आउटरीच और अकाउंटेबिलिटी ही सबसे ताकतवर हथियार है। अगर अभी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिल्ली के किसी मॉल में आ जाए तो लाखों लोगों की भीड़ उसको देखने पहुंच जाएगी, लेकिन जब खुद की जिंदगी दांव पे लगी हुई है तो आराम से बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं। यहाँ ठीक है, दिल्ली में तो ये हर साल होता है, हमें तो अब तक कुछ नहीं हुआ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने आसपास वालों का चेकअप करवा लेना, क्योंकि हो सकता है कि उनके शरीर में फर्क आ रहा होगा। अच्छा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोई भी तरह का एक्सक्यूज लेकर बैठे हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्वेबल है। 2013 में बीजिंग की सिचुएशन एग्जैक्टली दिल्ली जैसी थी। वहाँ AQI 750 से ऊपर था, हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो कर रहे थे। बीजिंग भी ऑलमोस्ट दिल्ली की तरह एक सिमिलर ज्योग्राफिकल बोल में है, लेकिन उन्होंने 10 साल से भी कम टाइम में इस क्राइसिस को फिक्स कर दिया। आज उनका एनुअल एवरेज PM 2.5 29 तक गिर चुका है। अब वहाँ लोग पार्क्स में जॉगिंग तक कर रहे हैं बिना मास्क लगाए। अब जॉगिंग तो लोग दिल्ली में भी कर रहे हैं बिना मास्क लगाए, चाहे बाहर कितना भी स्मॉग हो। अब क्यों मत पूछना, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिंदा रहने से। तो चाइनीज ने आखिर ऐसा क्या किया कि हमारे से भी बदतर हालत होते हुए भी हमसे बेटर एयर क्वालिटी कर ली। नंबर 1, शट डाउन बिग पोल्यूटर्स। उन्होंने शहर के अंदर की 2000 फैक्ट्रीज परमानेंटली बंद कर दी, बड़ी से बड़ी स्टील कंपनीज को रिलोकेट कर दिया। नंबर 2, मैसिव हीटिंग कन्वर्जन। उन्होंने घरों में यूज होने वाले लाखों कोल स्टोव्स को इलेक्ट्रिक और गैस हीटर्स से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट ने कवर किया ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सके। नंबर 3, इम्प्रूव पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने सबवे नेटवर्क को बहुत जल्दी एक्सपेंड किया, रफली 1000 किलोमीटर्स तक। हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय किए, करीब 5.5 करोड़ पेड़ भी लगाए। नंबर 4, स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल इंसेंटिव्स। उन्होंने क्रॉप बर्निंग को बैन नहीं किया, बल्कि इकोनॉमिकली स्टूपिड टू बर्न बना दिया। किसानों को क्रॉप रेजिड्यू बायोमास पावर प्लांट्स को गारंटीड प्रॉफिटेबल रेट्स पर बेचने की परमिशन दे दी। सब्सिडाइज्ड मशीनरी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट कवर कर रही है। नंबर 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, रूथलेस एनफोर्समेंट। ये सब स्टेप्स रूथलेसली मॉनिटर और एनफोर्स किए गए। सैटेलाइट्स की मदद से इलीगल क्रॉप बर्निंग पर 24/7 सर्वेलेंस किया। यहाँ तक कि लोकल ऑफिसर्स का प्रमोशन एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट से डायरेक्टली टाई कर दिया। मतलब अगर टारगेट मिस हुआ तो प्रमोशन नहीं है फिर, और अगर फेल हुए तो सीधे फायर्ड। तो चलो, अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट ये एक ब्लूप्रिंट तो रेडी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन फिर पैसे का क्या? इस सब में इन्वेस्टमेंट कहां से और कैसे हो सकती है? इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके लिए 19,711 करोड़ एलोकेट किए गए थे। मतलब पैसा है, लेकिन एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा क्योंकि कोई प्लान नहीं है। ले दे के हर साल की वही कहानी है। पहले कंस्ट्रक्शन पर बैन लगेगा, उसके बाद गाड़ियों की वो ऑड इवन स्कीम आएगी, फिर कुछ टाइम के लिए स्कूल्स बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी और AQI 200 के आसपास आया तो हम फिर से सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, जाने कौन सी फतेह हासिल कर ली। लेकिन फिर अगले साल अक्टूबर के आसपास सेम स्क्रिप्ट रिपीट होगी, फिर आपको सेम वीडियोस यूट्यूब पर दिख जाएंगे, न्यूज चैनल्स पर दिख जाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डस्ट को ब्लेम करती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज गाड़ियों को ब्लेम करती है, और गवर्नमेंट स्टबल बर्निंग को ब्लेम करती है। एक दूसरे पर ब्लेम डालकर शायद उस दिन की आप बहस जीत तो जाओगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सांस तो सभी ले रहे हैं ना, तो प्रायोरिटी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ब्लेम गेम नहीं है कि स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन कितना है और गाड़ियों का कितना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंट्रीब्यूशन इन सभी का बहुत ज्यादा है। करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट में चेंजेस करने होंगे। गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हेविली प्रमोट करना चाहिए, इनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड आई रियली होप कि 2026 के एंड में इस तरह के वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। एंड इनफैक्ट मुझे दिल्ली ने किस तरह से पोल्यूशन को हराया इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।